दिसंबर 1999। सर्दी की एक साधारण शाम। काठमांडू से दिल्ली जाने वाला एक विमान उड़ान भरता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। उस विमान में 176 यात्री थे। उनके परिवार दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले 8 दिन भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक और सबसे विवादास्पद दिन बनने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है। ये उन फैसलों की कहानी है जो पर्दे के पीछे लिए गए, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए, जो आज भी सवाल उठाते हैं। क्या सरकार ने यात्रियों की जान से बड़ा कोई दाम खेला था? क्या वो फैसले सच में मजबूरी थे या एक बड़ी राजनीतिक गलती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उन फैसलों को उस वक्त सार्वजनिक कर दिया जाता तो क्या भारत की किस्मत कुछ अलग होती? आज हम पर्दे के पीछे जाएंगे, उन कमरों में जहां वो फैसले हुए, उन रातों में जब देश सो रहा था और सरकार जाग रही थी, घबराहट में, दबाव में और एक अजीब बेबसी में। ये कहानी है IC-814 की, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो काठमांडू से उड़ी और कंधार पहुंची। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या, शाम के करीब 5:30। IC-814 ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से उड़ान भरी। एयरबस A300। कैप्टन देवी शरण एक अनुभवी और शांत स्वभाव के पायलट। क्रू मेंबर्स तैयार थे, यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई बच्चे को सुला रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस विमान में 5 लोग थे जो सामान्य नहीं थे। उड़ान भरने के महज कुछ मिनट बाद जैसे ही विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, उन 5 ने अपना असली चेहरा दिखाया। हथियार निकले, चाकू और कुछ ऐसी चीजें जो बम जैसी दिखती थीं। ये विमान अपहरित है। यात्रियों में चीखें गूंजी, बच्चे रोने लगे, महिलाएं एक दूसरे को पकड़ने लगीं, पुरुष सीटों में दुबक गए। कैप्टन देवी शरण ने एक काम किया जो उन्हें हमेशा के लिए नायक बना गया। उन्होंने घबराया नहीं, उन्होंने चुपचाप बड़ी चालाकी से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल भेजा। हाईजैक। ट्रांसपॉन्डर पर एक कोड, एक छोटी सी जानकारी जो दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली में रात हो रही थी। PMO में फोन की घंटियां बज रही थीं। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्र को सूचना मिली। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को जगाया गया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह की रात भी अचानक बदल गई। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। भारत के पास उस वक्त कोई स्पष्ट एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी नहीं थी। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास एक ऐसे संकट के लिए जो दशकों से वैश्विक खतरा बना हुआ था, कोई तैयार रोड मैप नहीं था। क्या करना है? कौन फैसला करेगा? किसकी सुनी जाएगी? ये सवाल उस रात PMO की दीवारों में गूंज रहे थे। और उधर IC-814 हवा में था, अपहर्ताओं के नियंत्रण में 176 यात्रियों के साथ। विमान को पहले अमृतसर उतारने की कोशिश हुई, फिर लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार कंधार, अफगानिस्तान, जहां तालिबान का राज था। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। कंधार में विमान उतरा, तालिबान ने एयरपोर्ट को घेर लिया। दुनिया की नजरें अब इस धूल भरे अफगान शहर पर टिक गई थीं। अपहर्ताओं की मांग थी 3 आतंकवादियों की रिहाई। पहला नाम मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक जो उस वक्त भारतीय जेल में बंद था। दूसरा उमर शेख, ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक जो कई अपहरण मामलों में शामिल था। तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर, कश्मीरी आतंकवादी। भारत सरकार के सामने अब एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। 176 जिंदगियां या देश की नीति, इंसानियत या रणनीति। दिल्ली में 24 घंटे का क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया, लेकिन अंदर की बात यह थी, वहां एक मत नहीं था। एक खेमा कह रहा था, कोई समझौता नहीं, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, यही हमारी नीति है, यही हमारा संदेश होना चाहिए। दूसरा खेमा कह रहा था, 176 यात्रियों की जान है, परिवार सड़कों पर है, मीडिया सब देख रहा है, अगर कुछ हो गया तो सरकार कभी माफ नहीं होगी। और तीसरा खेमा जो सबसे खतरनाक था, वो चुप था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो भी फैसला होगा उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। और उधर यात्रियों के परिवार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जमा होने लगे थे। रोते हुए चेहरे, थके हुए आंखें, हर घंटे एक नई अफवाह, हर खबर एक नया डर। एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर लेकर बैठी थी,
एक पति अपनी पत्नी का नाम बार बार दोहरा रहा था, जैसे उसे याद दिलाना चाहता हो कि वो मौजूद है। सरकार को लग रहा था ये एक प्रशासनिक संकट है, लेकिन ये एक इंसानी संकट था। अब आते हैं उन फैसलों पर जो गुप्त रखे गए। पहला गुप्त फैसला, अमृतसर में विमान को रोकने का मौका गंवाना। जब IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा ईंधन भरने के लिए, तब एक मौका था। NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तैयार थे। कमांडो एयरपोर्ट के आसपास थे। एक ऑपरेशन की योजना बन सकती थी, लेकिन वो मौका गंवा दिया गया। आधिकारिक कारण दिया गया, यात्रियों की जान खतरे में थी। लेकिन सच्चाई ये थी, कोई स्पष्ट कमांड नहीं थी। दिल्ली से आदेश नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तालमेल नहीं था। पंजाब पुलिस कुछ और सोच रही थी, NSG कुछ और विमान उड़ गया। बाद में जब ये बात सामने आई तो सरकार ने इसे छुपाया, दबाया, मीडिया को दूसरी तरफ मोड़ा। लेकिन जो लोग उस रात वहां थे वो जानते हैं, एक मौका था और वो चूक गया। दूसरा गुप्त फैसला, तालिबान से डील। कंधार में विमान उतरने के बाद भारत को एहसास हुआ कि ये पूरी तरह अलग जमीन है। यहाँ कोई कानून नहीं था, कोई संधि नहीं थी। तालिबान भारत का दोस्त नहीं था, वो पाकिस्तान का करीबी था। तो भारत ने क्या किया? पर्दे के पीछे तालिबान से बातचीत शुरू हुई। भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के नेताओं के साथ एक अनौपचारिक समझौता किया। आप हमें विमान तक पहुंचने दो, हम बातचीत करेंगे, हम शांति से निपटेंगे। लेकिन इसकी कीमत थी। भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान को मान्यता दे दी, उनके साथ बैठकर बात की, उनकी शर्तें मानी। ये वो बात थी जो संसद में कभी नहीं बोली गई, क्योंकि अगर बोली जाती तो सवाल उठता, क्या भारत ने आतंकी संरक्षक सरकार से हाथ मिलाया? क्या ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ नहीं था? और ये सवाल आज भी बेजवाब है। तीसरा और सबसे बड़ा गुप्त फैसला, तीनों आतंकवादियों की रिहाई। 7 दिन बाद, जब हर रास्ता बंद हो गया, जब यात्रियों में से एक रुपिन कटियाल की चाकू मारकर हत्या हो चुकी थी, जब परिवार टूटने की कगार पर थे, तब भारत सरकार ने फैसला किया, तीनों आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन यह फैसला कैसे लिया गया? रात के अंधेरे में, बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, बिना संसद को बताए, बिना देश को बताए। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को लेकर एक विशेष विमान से कंधार पहुंचे। सोचिए, भारत का विदेश मंत्री, जो कभी किसी को झुकता नहीं देखा था, 3 खतरनाक आतंकवादियों को लेकर तालिबानी जमीन पर उतरा। ये फैसला किसने लिया? आधिकारिक जवाब, कैबिनेट की सहमति से। लेकिन बाद में ये सामने आया कि कैबिनेट की पूरी बैठक नहीं हुई थी। कुछ मंत्रियों को पता भी नहीं था, कुछ को बाद में बताया गया। यानी एक ऐसा फैसला जिसने भारत की छवि, उसकी नीति और आने वाले दशकों की सुरक्षा को प्रभावित किया, वो कुछ लोगों के कमरे में हुआ। और यहां आता है वो सवाल जो सबसे ज्यादा चुभता है। मसूद अजहर, जिसे उस रात कंधार की जमीन पर छोड़ा गया था, वो कुछ महीनों बाद पाकिस्तान में था। वो भाषण दे रहा था, लोगों को भड़का रहा था, संगठन बना रहा था। और जनवरी 2001 में उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिस संगठन ने आगे चलकर 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, जिस संगठन के नाम पर पुलवामा हुआ, जिसके आतंकवादियों ने उरी में जवानों को मारा। क्या उस रात कंधार की उस जमीन पर भारत ने अपने ही भविष्य के दुश्मन को आजाद किया था? ये सोचकर रूह कांप जाती है। लेकिन रुकिए, एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उन 176 यात्रियों की कहानी। वो 8 दिन जो उन्होंने उस विमान में बिताए, वो किसी भी इंसान के लिए नर्क से कम नहीं थे। खाना कम था, पानी कम था, बाथरूम की स्थिति बदतर थी, अपहर्ता चीखते थे, यात्री कांपते थे। रात को जब लाइटें बंद होती थीं, तो अंधेरे में लोग एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे। एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई, एक गर्भवती महिला थी जिसकी हालत हर घंटे बिगड़ रही थी, और कैप्टन देवी शरण, जो इन सब के बीच अपनी कुर्सी पर बैठे अपहर्ताओं से बात करते रहे, यात्रियों को शांत रखते रहे और चालाकी से हर मौके पर जानकारी बाहर भेजते रहे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं उस वक्त डरा नहीं था, क्योंकि डरने का वक्त नहीं था। 176 लोग मुझ पर निर्भर थे। ये वाक्य आज भी दिल में उतर जाता है। और उधर दिल्ली में एक और ड्रामा चल रहा था। मीडिया, 24 घंटे का न्यूज चैनल कल्चर उस वक्त नया नया था। स्टार न्यूज, जी न्यूज सब लाइव थे, और सरकार को एहसास हो रहा था ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं है, ये एक PR क्राइसिस भी है। परिवार कैमरे के सामने रो रहे थे, नेता बयान दे रहे थे, विपक्ष आक्रमण कर रहा था, और इस दबाव में कुछ ऐसे फैसले हुए जो शायद नहीं होने चाहिए थे।
सूत्रों के अनुसार कुछ जानकारी जो गुप्त रहनी चाहिए थी मीडिया तक पहुंच गई। अपहर्ताओं ने टीवी देखा, उन्हें पता चल गया कि सरकार किस दिशा में सोच रही है, यानी मीडिया लीक ने अनजाने में अपहर्ताओं को फायदा पहुंचाया। यह भी एक गुप्त विफलता थी जो कभी स्वीकार नहीं की गई। 31 दिसंबर 1999, साल का आखिरी दिन, और वो दिन जब IC-814 के यात्री आखिरकार आजाद हुए। विमान दिल्ली लौटा। एयरपोर्ट पर परिवार थे, आंसू थे, गले लगाने की तस्वीरें थीं। मीडिया ने इसे विजय की तरह दिखाया, लेकिन क्या ये सच में विजय थी? 3 खतरनाक आतंकवादी आजाद हो चुके थे। रुपिन कटियाल, जो उस विमान में थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के लिए ये कोई विजय नहीं थी। और भारत की छवि वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स, वो खंडित हो चुकी थी। अब एक सवाल, क्या उस वक्त कोई और रास्ता था? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, 176 जानें थीं, कोई सरकार वो जोखिम नहीं उठा सकती थी। कुछ कहते हैं हाँ, अमृतसर में मौका था, वहां ऑपरेशन होना चाहिए था। कुछ कहते हैं असली गलती पहले हुई, इंटेलिजेंस फेलियर, अपहर्ताओं की पहचान पहले से क्यों नहीं हुई। और कुछ कहते हैं सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन तीनों को जेल में रखा ही क्यों गया था, बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के, जो आगे चलकर बारगेनिंग चिप बन गए। हर सवाल का एक जवाब है, और हर जवाब के पीछे एक और सवाल। यही है इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी। लेकिन जो चीज इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वो है भारत की कूटनीतिक विरासत पर इसका असर। 1999 से पहले भारत कहता था हम आतंकवादियों से कोई बात नहीं करते। 1999 के बाद ये नीति एक झटके में टूट गई, और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, आतंकी संगठनों ने देखा। उन्हें पता चल गया भारत के पास एक कमजोरी है, उसकी जनता का दबाव, उसका मीडिया, उसके चुनाव। और ये कमजोरी आने वाले सालों में बार बार एक्सप्लॉइट की गई। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब भी पृष्ठभूमि में वही नाम था, जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर। वही आदमी जिसे 1999 में कंधार की जमीन पर छोड़ा गया था। इतिहास कभी कभी इतना क्रूर होता है। और अब 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो IC-1814 सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सबक है। एक सबक इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, एक सबक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, एक सबक मीडिया और सरकार के रिश्ते के लिए, एक सबक ये समझने के लिए कि जब आप आज एक छोटा समझौता करते हैं तो कल उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। कैप्टन देवी शरण, जो उस विमान को कंधार तक लेकर गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 176 लोगों को बचाने की कोशिश की, वो आज भी एक नायक हैं। उन्होंने बाद में कहा था, मुझे सरकार पर गुस्सा नहीं है, गुस्सा उस सिस्टम पर है जो तैयार नहीं था। ये एक वाक्य पूरी कहानी कह देता है। तो आज का सवाल जो आप खुद से पूछें, क्या एक लोकतांत्रिक सरकार को संकट के वक्त अपने फैसलों को गुप्त रखने का अधिकार है? क्या यात्रियों की जान हमेशा राष्ट्रीय नीति से बड़ी होती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस रात उन कमरों में वो फैसले अलग होते तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि भूलना खतरनाक है। IC-1814 को याद रखना सिर्फ एक घटना को याद रखना नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम को जवाबदेह रखना है, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इतिहास से सीखना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आपकी नज़र में उस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए था, और सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं है लेकिन होनी चाहिए।